हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सिन्हा आज से क्रैश कोर्स सोशल साइंस में 10th क्लास का सिविक्स का शुरू करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोग इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का बोर्ड में प्रयास करेंगे। तो सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है, जिस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग किसको कहते हैं? पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारे मुद्दे पर हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने जाएंगे। आशा है इसे आप लोग पैसेंसली सुनेंगे, समझेंगे और बोर्ड की तैयारी के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। सबसे पहले पावर शेयरिंग में शुरू करने के पहले दो एग्जाम्पल है दो देशों का। सबसे पहला देश है बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन साइज देन हरियाणा। इट्स कैपिटल इज ब्रसल्स and its share boundary with France, Belgium, Netherlands and Luxembourg. France, Netherlands, Germany and Luxembourg are the countries which share boundary with Belgium. Now about Belgium or about its capital Brussels, first of all we study about the ethnic composition of Belgium. Ethnic होता क्या है? ethnic तो ethnic के लिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर विथ कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप्स और कल्चर और बोथ, यानी कि एक ही कल्चर हो लेकिन लैंग्वेज रिलीजन अलग अलग हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम में अगर जो हम लोग चलते हैं तो इसके लिए याद रखना है कि इन द कंट्री बेल्जियम द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर अबाउट 40% people lives in Wallonia region and speak French. 59% of people lives in Flemish region and speaks Dutch. 59, 40 and 1% are German speaking. But in its capital, Brussels, 80% of people speak French and 20% are Dutch. So, first of all, we will study about the ethnic composition of Belgium, and in Belgium we came to know that the majority of people are Dutch speaker. Dutch is the native of it is the language of Netherlands. नीदरलैंड एक देश है जहाँ के रहने वाले लोगों को डच कहते हैं और वहाँ की भाषा भी डच है। वो डच वाले लोगों की संख्या 59% है बेल्जियम में और 40% फ्रेंच वाले का है जो फ्रांस के लोग हैं। अब यहाँ पे मेजॉरिटी फ्रांस की है। फ्रांस की मेजॉरिटी उसकी राजधानी ब्रसल्स में है और पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी डच की है। नतीजा क्या हुआ कि देयर इज क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। हाउ कैसे हुआ? दोनों में क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो बेल्जियम में संख्या ज़्यादा है डच की, राजधानी में संख्या है ज़्यादा फ्रेंच की। ऑल द फैसिलिटी, ऑल द प्रिविलेज, ऑल जॉब अपॉर्चुनिटी वर एंजॉयड बाय द फ्रेंच हु वेयर मैक्सिमम इन कैपिटल, एंड दैट was the cause of conflict in Belgium. यही कारण था बेल्जियम के कॉन्फ्लिक्ट का कारण।
डच वाले जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनको कम फायदा, और फ्रेंच वाले जिनकी संख्या कम थी उनको ज़्यादा फायदा। अब पावर का शेयर इक्वल नहीं हुआ। हाउ द प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम वाज एकोमोडेटेड, बेल्जियम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। हाउ द प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम वाज सॉल्व्ड, हाउ द प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम वाज एकोमोडेटेड, बेल्जियम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, जिसको हम लोग बेल्जियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको हम लोग विस्तृत से लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे, इन बिटवीन 1970 एंड 1993, इन बिटवीन 1970 एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स, कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड हुआ, एंड द डिसीजंस विच वर टेकन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम। वही डिसीजन लिया गया जिससे प्रॉब्लम एकोमोडेट हुआ या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। क्या क्या डिसीजन? सबसे पहला डिसीजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच की मंत्री बराबर रहेंगे, एंड नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली, दोनों मंत्रियों की संख्या बराबर होगा और कोई एक कम्युनिटी कैनॉट टेक डिसीजन यूनिलेटरली, ये पहला डिसीजन। सेकंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बोथ द रीजन, दोनों रीजन के स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिए गए, ये दूसरा हो गया। तीसरा, ब्रसल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच both the communities, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation, दोनों communities यानी कि फ्रेंच और डच दोनों की संख्या बराबर कर दिया गया फ्रेंच में। The French accepted equal representation in Brussels because in central government Dutch accepted equal representation in the constitution. Dutch accepted equal representation in central government, and that's why in Brussels French accepted equal representation. ये तीसरा हो गया। और चौथा हुआ, apart from this central and state government, there was the formation of a third kind of government which is only in Belgium, and that is community government. Community government is elected by people belonging to one religious community, Dutch, French and German speaking. And these decisions were taken, and in this way the problem of Belgium was solved. यानी कि जो प्रॉब्लम बेल्जियम में था लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशनल का, कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा इसको सॉल्व कर लिया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म किया गया और इस तरह से बेल्जियम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ this was about Belgium. Now we will study next country which is about Sri Lanka. Sri Lanka जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा है, श्रीलंका is a country lies in the southeastern part of India. It was a country, it is a country which got its independent in 1948. 1948 में देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद यहाँ का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, व्हाट वाज द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का इथनिक कॉम्पोजिशन, सॉरी, सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं मेन, एक सिन्हाली स्पीकिंग, सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकिंग पीपुल, एंड अदर इज तमिल। तमिल के दो सब ग्रुप हैं, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल। नाउ वी विल नो अबाउट द परसेंटेज ऑफ द पीपल। द परसेंटेज इज अबाउट 74% ऑफ पीपल स्पीक सिन्हाला। सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग 74% है, जो
श्रीलंका के मेजर पार्ट में रहते हैं। ये लोग, ये मेजर पार्ट है। 13%, 18% टोटल हुआ। 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल, 18% दे लिव्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, एंड रिमेनिंग हियर इट इज इंडियन तमिल and this one is Sri Lankan Tamil, and remaining other are Christian and Muslims. They live in some part of the country. Now, regarding the ethnic composition, related to ethnic composition, the problem is in Belgium is of majoritarianism. वहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ का सिस्टम को हम लोग कहते हैं मेजोटेरेनिज्म। मेजोटेरेनिज्म का मतलब होता है कि जो कम्युनिटी जिसकी ज़्यादा संख्या है, जिस कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है, वही कम्युनिटी का वहाँ पे सरकार चलता है। जैसे मेजोरिटी है सिन्हाला का, तो वहाँ पे सिन्हाला का ही मेन मेजोरिटेरियनिज्म। सिन्हाला का सरकार है। मेजोरिटी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री व्हाट एवर वे इट्स डिजायर, इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को हटाओ, जिस तरह से मन करे उसी तरह से शासन करे, अपना मनमानी करे, मोनोपोली राइट, क्या कहते हैं, ये जो माइनॉरिटी है उसके डिमांड को इग्नोर करे। मीन्स देयर इज नो पावर शेयरिंग। जैसा कि फर्स्ट में ही बताए थे हम कि पावर शेयरिंग होगा तो क्या फायदा होगा, पावर शेयरिंग नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश होगा, जैसा कि हम लोग श्रीलंका में देखते हैं। ऑल द पावर्स, मोस्ट ऑफ द पावर आर इन द हैंड्स ऑफ सिन्हाली। तमिल हैव नो पावर एंड दैट्स वाई देयर इज ऑलवेज क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए हमेशा वहां पे क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट होते। तमिलों ने 3 डिमांड रखे। तमिल चाहे इंडियन तमिल हो या श्रीलंका तमिल हो, बोथ द तमिल्स पुट 3 डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट सिन्हाला। व्हाट वर द 3 डिमांड्स? 3 डिमांड्स कौन थे? 3 मांगे उन्होंने रखा। ये 3 मांग था। सबसे पहला मांग था फॉर रीजनल ऑटोनोमी, जहां वेर एवर दे आर, जहां भी है ये लोग, वहां पे उनको रूल करने का पावर दिया जाए, पावर टू रूल। सेकेंड, टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिलों को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने का सहूलियत दिया जाए, मौका दिया जाए। और थर्ड, इक्वालिटी इन जॉब एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी मिलना चाहिए जॉब एंड अपॉर्चुनिटी में। तो ये 3 डिमांड तमिलों ने मेजोरिटी सरकार जो सिन्हाला का है उसके सामने रखा। बट जैसा कि हम जानते हैं, बताए हैं, मेजोरिटी का सरकार चलता है, सिन्हालियों का ही सब कुछ है। तो सिन्हालियों ने क्या किया? 1956 में दे मेड एन एक्ट, एक कानून बनाया, और उस कानून के अंतर्गत एन एक्ट वाज पास्ड, और इन दिस एक्ट दे डिक्लेयर Sinhala as an official language, just reverse of the demand put forward by the Tamil. They declared Sinhala as an official language, disregarding the Tamil. Second, in place of equality in job and education, they make an law that preferential policy in job and education for Sinhala. And third, Buddhism was declared as a national religion. So this angered, this annoyed the Tamils. As a result, there was violent movement, and this led to clash and conflict. So what we understand till yet, अभी तक हमने क्या समझा कि पावर शेयरिंग अगर जो नहीं होगा तो श्रीलंका का हाल होगा। शेयरिंग ऑफ पावर चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, बट इट इज मोस्ट एप्लीकेबल इन पॉलिटिक्स. इफ देयर विल बी नो पावर शेयरिंग इन पॉलिटिक्स,
then the problem will be similar to Sri Lanka. अगर जो पावर का शेयर नहीं हुआ तो श्रीलंका का हाल होगा, और पावर का शेयर होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, यूनिटी, फ्रेटर्निटी सब कुछ रहेगा, बेल्जियम का हाल होगा। तो ये दो एग्जाम्पल दो देशों का दे करके ये प्रयास किया गया है बच्चों को बताने का कि अगर पावर का शेयर होगा तो क्या होगा और पावर का शेयर नहीं होगा तो क्या होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग इसीलिए जरूरी है बिकॉज there are two regions of power sharing. Among these two, the first is prudential region and the second is moral region. Moral region means it is the spirit and soul of democracy. Moral में आ जाएगा soul and spirit of democracy, and maximum people get chance to participate in the decision making process. अक्सर क्वेश्चन अब पूछा जाता है व्हाट आर मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये दो पॉइंट, सबसे पहला इट इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड मैक्सिमम पीपल गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये दो पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। वाओ, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी मीन्स मोरल। नाउ प्रूडेंशियल रीजन में पावर शेयरिंग का आएगा, सबसे पहला क्या आएगा तो इट रिड्यूसेज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट रिड्यूसेज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये दो पॉइंट हो जाएगा प्रूडेंशियल, दो पॉइंट पहले मोरल। सो दीज आर द नेसेसिटी ऑफ पावर शेयरिंग। इफ देयर विल बी पावर शेयरिंग देन देयर विल बी नो clash and conflict, all will be living happily and there will be development of the country. Now the last topic of this lesson is what is power sharing. पावर शेयरिंग किसको कहते हैं, कितने तरह के पावर शेयरिंग होते हैं। तो जनरली इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 तरह के पावर शेयरिंग होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देयर आर 3 ऑर्गन्स, नेमली एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, और जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑल दिस 3 ऑर्गन आर प्लेस्ड ऑन द सेम लेवल। ये सब एक ही लेवल पे होते हैं और इसीलिए हम लोग इसको दूसरे शब्दों में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम all the level have equal power but different function. पावर सेम रहते हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं। नन ऑफ द ऑर्गन एक्सरसाइज मोर पावर। कोई भी ऑर्गन ज्यादा पावर नहीं दिखाता है। इफ एनी ट्राइज, अगर जो कोई दिखाने का प्रयास करता है तो इट इज चेक बाय अदर ऑर्गन, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। यानी कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहिए, हॉरिजॉन्टल कहिए, ऑर्गन कहिए, ये सब एक ही पावर ऑफ डिवीजन है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ
Division of power is division of power among different levels of the government. Yeah, different tiers of the government. There are 3 layers. In some country there are 2 levels, but in India there are 3 levels of government: central government, state government, and local government. Central government enjoy more power than state government, and state government has more power than local government. It is from top to bottom, hence it is also called as vertical distribution of power. It is also called as federal division of power. यानी कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेयर्स, ये तीनों एक ही हुआ. ये दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हुआ. थर्ड में शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप. कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसके बारे में हमने बताया था बेल्जियम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ शेयरिंग पावर. इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, linguistic and religious group. Community government in Belgium is a good example of such type of power sharing. And the last one is, the fourth one is sharing of power among different political party, pressure group and movement. Now sharing of power among different political party, how it is happen, how it's possible. So sharing of power between different political party generally happens while forming coalition government. जब गठबंधन का सरकार होता है तो बहुत सारे पार्टी, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी एक साथ आ जाते हैं एंड गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, जैसे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो. दीज आर शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. ये डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर होता है. वेयर एज इनडायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर जनरली ऑकर्स बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट. प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में भी पावर का शेयर होता है, जो इनडायरेक्टली सरकार के ऊपर दबाव डाल के अपने डिमांड को पूरा करने का प्रयास करते हैं. अब पॉलिटिकल पार्टी तो डायरेक्ट हो गया, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ये दो एक नया टर्म है. थोड़ा देर के लिए इसके भी जान जाते कि क्या होता है ये. प्रेशर ग्रुप पीपुल ऑफ सेम ऑक्यूपेशन, एक ही ऑक्यूपेशन वाले लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आए और प्रेशर डालें सरकार के ऊपर टू फुलफिल देयर डिमांड्स. फॉर एग्जांपल लेबर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, पीपुल ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशन comes together to and put pressure on the government to fulfill their demand. That is called as pressure group. Pressure group does not participate in election. They are not a part of election, but keeping aloof from the election, they put pressure on the government. And the next one is movement. Movement means for achieving a common goal, a particular goal, people of all sections come to achieve their goal, comes together to, for example, non-cooperation movement started by Gandhi ji, civil disobedience movement, Narmada Bachao Andolan, Chipko Andolan. All these are indirect way of influencing the decision of the government. So lastly, we have read the 4 types of power sharing. First one was sharing of power among different organs of the government, among different levels of the government, among different social groups, and lastly among different political party, pressure group and movement. And now we will study about what is power sharing. Last question of this lesson, what is power sharing? So the question will be sharing of power among different organs of the government, among different levels of the government, among different social group, among political party, pressure group and movement, in order to maintain safety, security and unity of the country and to avoid political disunity
political violence or tension and violence in the country. That is about power sharing. Thank you very much. I hope you may get benefit from this. If you like this, then subscribe the channel, share this so that, and if you have problem, comment is